जी अस्सलाम वालेकुम। जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप सब हैं मेरे फेसबुक पेज लाइव पर। अगर कोई है तो आए, प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। आज हम बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट। अगर हम संजीव भट्ट का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले हमें पूरा का पूरा स्टडी करना पड़ेगा रथ यात्रा को। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बीजेपी ने एक रथ यात्रा निकाली थी जिसकी शुरुआत 1990 से हुई थी और इसको जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करा था वो बीजेपी आरएसएस ने करा था। और जो रथ चला रहे थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। ये यात्रा जहां जहां से निकली थी वहां वहां दंगे हुए थे, क्योंकि इस यात्रा को निकालने का मकसद ही ये था कि राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर भारत में लड़ाइयां करवाई जाएं, गुटों में आपस में लड़ाइयां करवाई जाएं, हिंदू मुस्लिम को डिस्प्यूट करा जाए। उसी पर्पज से ये 1990 की तैयारी थी कि 1990 में इन्होंने पहला पत्थर फेंका था। उस पत्थर का नाम था रथ यात्रा, जो मंदिर बनाने के लिए इन्होंने एक बहुत कारगर हथियार की तरह यूज करा था। तो ये बात है 1990 की। और जब ये यात्रा बिहार में जामनगर गई थी तो उस वक्त जो बिहार में एएसपी थे वो थे ये आईपीएस जो है हमारे संजीव भट्ट। तो बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके बाद इनका प्रमोशन हो गया था। ये उसके बाद ये गुजरात चले गए थे। फिर अगर आपको याद हो, गुजरात में दंगे हुए थे। गुजरात में दंगों को जो सूत्रधार बनाया गया था वो बनाया गया था गोधरा को। गोधरा भी प्री प्लान हुआ था। बाद में बहुत सारी डिस्कवरी हुई, बहुत सारी न्यूज लीक आउट हुई कि गोधरा प्री प्लान करा गया था। कार सेवकों को जबरदस्ती उस ट्रेन में बिठाकर, और आरएसएस वालों ने ही ट्रेन को आग लगाई थी ताकि इनको एक एजेंडा मिल जाए मुसलमानों को मारने का। तो ये जो संजीव भट्ट थे इन्होंने बताया कि 27 फरवरी 2002 की शाम मोदी ने एक मीटिंग करी, खुफिया मीटिंग करी ऑफिसर्स के साथ, और उसमें बोला गुजरात में कि जितने मुसलमान मर रहे हैं मरने दो, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। गुस्सा कौन सा? वो गुस्सा वही जो इन्होंने खुद पैदा करा था, खुद कोऑर्डिनेट करा था गोधरा में ट्रेन में जलवाकर कार सेवक को। वो कार सेवक कौन थे? कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई उच्च कोटि का नहीं था। वो सारे के सारे गरीब लोग थे जो भगवान राम के आस्था के मारे थे और कार सेवक बनके मंदिर को शहीद करने के लिए एकजुट हो रहे थे। मस्जिद को शहीद करने के लिए एकजुट हो रहे थे। तो इनको भी आरएसएस ने चुग्गा बनाकर यूज करा। मैं आपसे पहले ही से बताती चले आ रही हूँ कि आरएसएस कोई काम भी ऐसे नहीं करती, आज सोचा कल कर दिया। नहीं, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करती है, क्योंकि ये यहूदी हैं। ये यहूदी का हाइब्रिड नस्ल है। ये यहूदी के वो हरामखोर नस्ल है जो हाइब्रिड होके भारत में आए, आर्यन बने। तो ये बड़ा दिमाग लगाते हैं, बहुत लंबा कोऑर्डिनेट करते हैं। 20 साल पहले सोच लेते हैं कि हमें ये करना है। तो यानी 1990 में इन्होंने सोच लिया था कि इन्हें आगे जाकर क्या करना है, बीजेपी को किस तरह स्थापित करना है। तो गोधरा कांड फर्जी करवाया, उसके बाद पूरे गुजरात में आग लगवा दी। गुजरात जल रहा था, इवन वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक मरे थे। तो ये हाल करता। उस वक्त गुजरात में कौन था? यही हमारा प्राइम मिनिस्टर था, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा हुआ है। यही था। इसके हाथ लाखों इंसानों के खून से रंगे हुए हैं, लाखों मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। तो इसने ही मीटिंग में बोला कि मुसलमानों पे अपना गुस्सा निकालने दो, इन हिंदुओं को मत रोको इनको। तो संजीव भट्ट जो थे, इनके अंदर इंसानियत थी। भारत का इतिहास रहा है। डॉक्टर कफील को किस बात की सजा मिली? डॉक्टर कफील को मुसलमान होने की सजा मिली। संजीव भट्ट को इंसान और एक नेक ऑफिसर होने की सजा मिली। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा पे चलने की सजा मिली। उनको मारा किसने? मारा आरएसएस वालों ने मिला। हमारे भीमराव अंबेडकर को किस बात की सजा मिली? कि वो दलित समाज से थे, इसलिए उनके संविधान को ये इज्जत दे। अगर आप लोगों को पता हो, जब भीमराव अंबेडकर जिंदा थे उन पे लामहदूद बार, यानी बहुत बार उन पे जानलेवा हमला हुआ। और किसने करा? इन्हीं ब्राह्मणों ने, इन्हीं आरएसएस वालों ने। मैं शुरू से कहती चली आ रही हूं कि भारत के सारे ब्राह्मण एक से नहीं है। जिस तरह पांचों उंगली बराबर नहीं होती, इसी तरह ब्राह्मण सारे एक से नहीं। लेकिन जो आरएसएस की गोद में बैठा हुआ है वो ब्राह्मण अच्छा नहीं है। वो सिर्फ कूटनीति करता है, फूट डालो और आंदोलन करता है। तो यहीं से सन 2002 से ही संजीव भट्ट जो है उनकी बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मोदी को एक्सपोज करा, मोदी को कातिल बोला, गुजरात दंगों का पूरा मास्टरमाइंड मोदी को बताया।
तो ये तो आपको पता है, अगर आप भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ जाते हैं, आप एमएलएस के खिलाफ जाते हैं, तो ये आपके साथ क्या करते हैं? तो ये आपको मरवाते हैं, या आपको जेल में सड़वाते हैं, या फिर ये आपके साथ जो व्यवहार कफील के साथ का रखा है वो करते हैं। यानी जो भी यहाँ संविधान बचाने की बात करता है उसको मार दिया जाता है, जो भी यहाँ पर इंसानियत बचाने की बात करता है उसको मार दिया जाता है। तो संजीव भट्ट, मैं अमन रिजवी आपकी सपोर्ट में हूँ, मैं शुरू से आपकी सपोर्ट में हूँ, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जिधर देखो उधर हादसे हो रहे हैं, जिधर देखो उधर स्कैंडल हो रहे हैं। तो हम माफी चाहते हैं कि संजीव भट्ट, हम आपकी सपोर्ट में पहले नहीं उतरे। आप श्वेता भट्ट का बयान देखिए, श्वेता भट्ट किस कदर रो रही हैं, किस कदर कह रही हैं कि वो मेरे शौहर को फंसाया गया। बात यही नहीं थी। आप बीजेपी के नेता देखिए, कभी सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, कभी कोई से स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। संजीव भट्ट को फंसाने के लिए इन्होंने 101 चूहेदान लेकर आए। कभी इन्हें सेक्स रैकेट में फंसाने की कोशिश करी गई कि भाई ये सेक्स करते पकड़े गए, फिर इनको ड्रग्स में फंसाने की कोशिश करी गई 2018 में, वहां से भी इनको क्लीन चिट मिल गई। जब इन मोदी सरकार ने देखा ये तो बचे जा रहा है, फिर 1990 का वो रथ यात्रा वाला केस निकाला, जब टाडा लगा हुआ था और यहाँ पर अडवाणी की यात्रा निकल रही थी, तो उस वक्त एक आदमी को जामनगर बिहार से उठाया गया था और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। यानी उस आदमी को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था। वहां पर सारा का सारा जो फर्जी ठीक रहा है वो संजीव भट्ट पे फोड़ दिया गया और कहा कि ये कत्ल जो है वो संजीव भट्ट ने करवाया था, और इसी वजह से संजीव भट्ट को जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको जेल में सड़ा दिया जाता है, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। तो ये है भारत का संविधान, कि जो यहाँ पर संविधान की बात करता है, जो यहाँ पर इंसान की बात करता है, जो यहाँ पर इंसानियत की बात करता है, उसको जेलों में सड़ा दिया जाता है। सेक्स स्कैंडल पे याद आया, बीजेपी के सारे नेता सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाते हैं। अभी आगरा में पकड़ा गया है, आगरा में बीजेपी के एक नेता का, बीजेपी का एक नेता है सत्यम सिंह चौहान, उसके फार्म हाउस पे सेक्स का बल्कि बाजारे हुस्न चल रहा था। आगरा का बीजेपी का नेता, उसने अपने फार्म हाउस में बाजारे हुस्न चला रखा था, और जहां पर दिल्ली से किडनैप करके लड़कियां थीं, बिहार से किडनैप करके लाई जाती थी, बंगाल से लाई जाती थी, और सारे के सारे बीजेपी के ऑफिस में बांटी जा रही थी। अभी वो पकड़ा गया है और सारा का सारा मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, ये बंदर मीडिया या आईटी सेल का मीडिया चुप है, क्योंकि बात बीजेपी पे आई है। और वो बीजेपी का नेता कह रहा है मुझे नहीं मालूम मेरे फार्म हाउस में क्या हो रहा था। यानी हमारे घर में अगर कोई इस तरह का काम चल रहा हो और हमें ना पता हो, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और एक बार और कानपुर, फिर इतिहास में एक बार उसका नाम और लिखा जाएगा। बीजेपी के एक नेता ने, सत्यम सिंह चौहान बीजेपी के एक नेता, कानपुर के हैं ये, इन्होंने एक ज्योतिषी को किडनैप करा। सत्यम सिंह चौहान कानपुर के हैं, इन्होंने बीजेपी के इन्होंने एक ज्योतिषी को किडनैप करा और उससे फिरौती मांगी 1 करोड़, सत्यम सिंह चौहान ने कानपुर में, और उस ज्योतिषी की फैमिली से 2,35,000 रुपए वसूल भी लिए। उसके बाद वो पर्दाफाश हुआ कि इन्होंने जोशी को किडनैप कर रखा है, लेकिन मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मामला बीजेपी सरकार का है, सेंटर में भी बीजेपी है, यूपी में भी आतंकवाद राज है। यूपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योगी साहब, वो तो खुद पक्के वाले ढोंगी क्रिमिनल हैं, तो सजा कौन देगा? और आगरा का जो नेता है उसके चल ही रहा था, जो मैंने बताया बाजारे हुस्न चला रहा था, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता था जिसके फार्म हाउस में बाजारे हुस्न चल रहा था, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं। कानपुर में ही आपने देखा लड़कियां HIV पॉजिटिव पाई गई, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। सारे के सारे बीजेपी के नेता थे जो वहां जाते थे। यानी ये करें तो जायज, दूसरा ना भी करे तो उसको फंसा देते हैं। तो संजीव भट्ट को हर तरह से लपेटा गया। संजीव भट्ट के साथ भी डॉक्टर कफील वाला मामला करा गया कि वो निर्दोष थे, लेकिन उन्होंने हक का साथ दिया था। उन्होंने गोधरा कांड पे सवाल खड़ा करा था, उन्होंने गुजरात दंगों पे सवाल खड़ा करा था, उन्होंने रथ यात्रा पे सवाल खड़ा करा था, इसलिए उनको बर्बाद कर दिया गया। आज उनकी फैमिली दर दर की ठोकरें खा रही है, कोई नहीं है उनकी सुनवाई सुनने वाला। आज उनकी फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पूरी फैमिली को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो आप ही बताइए कौन सा वाला भारत है, आप ही बताइए कौन सा वाला संविधान है। क्या यही संविधान है जो भीमराव अंबेडकर हमें देकर गए थे? क्या ये वही भारत है जिसको महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा पे चलो, जुर्म का रास्ता मत पकड़ो, लड़ाई का रास्ता मत पकड़ो? ये वही भारत है? ये भारत वो नहीं बचा। इस वक्त संविधान का कत्ल हो चुका, इस वक्त संविधान को कत्ल कर करके
फाड़ा जा रहा है, इस वक्त संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस वक्त जो भी संविधान की बात करता है उसे मार दिया जाता है या काट दिया जाता है। तो किस तरह का भारत है और किस तरह के हम लोग हैं, बेज़मीर लोग हो गए हैं, हमारी आवाज़ें सो चुकी हैं, हमारा ज़मीर सो चुका है। क्यों नहीं हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते, क्यों नहीं हम जागते, क्यों नहीं हम सबके खिलाफ आवाज़ उठाते जो जुल्म होता है। कितनों को जेल में भरेंगे, कोई नहीं है जेल इतनी बड़ी जहां आपको भर दिया जाए। 137 करोड़ किसी जेल में नहीं आ सकते। कितनों को भरेंगे, कितनों को मारेंगे, नहीं है इतनी गोलियां जो आपके सीनों पे लगें। आप आवाज़ उठाइए, आप यूनाइटेड हो जाइए। डॉक्टर संजीव भट्ट के लिए आप आवाज़ खड़ी करिए, क्योंकि वो आपके ईमानदार ऑफिसर थे, वो भारत के ईमानदार ऑफिसर थे। क्योंकि भारत में वैसे भी इतिहास रहा है कि पुलिस कर्मी जो है बहुत कम ईमानदार होते हैं। आप देख लीजिए कितने कम होते हैं, सारे के सारे जितने भी अभी आप देखिए लॉकडाउन में देखिए, कभी भी देखिए, सबसे ज़्यादा वर्दी वाले गुंडे जो है पुलिस में पाए जाते हैं, जो पूरा का पूरा हुकूमत के चाटुकार हैं, हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और गरीबों पर जुल्म करते हैं। और जो सही होते हैं उनका हाल आपने देखा, यूपी में 10 पुलिस वालों को एनकाउंटर करके मार दिया था, क्योंकि वो भी ईमानदार रहे होंगे, इसीलिए योगी सरकार ने उनको भी मार दिया। अभी जो आईपीएस ऑफिसर हैं इनको ये मार नहीं सकते थे तो उनको जेल में सड़ा दिया, उम्र कैद की सजा सुना दी। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान अभी जिंदा है और हम चाहें तो इस संविधान को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, हमें 3-13 बाट नहीं होना पड़ेगा, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक होना पड़ेगा। ये नहीं तू मुसलमान है तू हिंदू है, नहीं, पहले हम सब भारतीय हैं, मजहब बाद में आता है, पहले आप सब भारतीय बनिए, सब एक हो जाइए, इस भारत के लिए आवाज़ बुलंद करिए, क्योंकि ये आपका भारत है, ये हमारा भारत है, ये महात्मा गांधी का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है और ये भीमराव अंबेडकर का खूबसूरत भारत है, जिसको जीने के लिए उन्होंने हमें संविधान दिया, हमें सारा बताया कि हम किस तरह अपने भारत में मूव करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, सारी कास्टवादी को खत्म करा के, कोई कास्ट नहीं है, सब भारतीय हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई ब्राह्मण, कोई दलित, कोई कुछ नहीं है, सब एक ही कैटेगरी में है। तो आप सब जागिए और आवाज़ उठाइए इस भारत के लिए, क्योंकि ये भारत आपका है, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम कुर्बान होने को तैयार हैं, 2-4 अहमद रिजवी मरती हैं तो मर जाएं, लेकिन प्लीज़ आप हमारी आवाज़ को आगे सर्कुलेट करिए, आप इस भारत के लिए खड़े होइए, आप उन सब लोगों के लिए खड़े होइए जो जेलों में सड़ रहे हैं और आपकी वजह से जेलों में हैं। जिस तरह आप डॉक्टर कफील के लिए आवाज़ बने हुए थे, इसी तरह संजीव भट्ट के लिए भी आवाज़ बनिए और कहिए संजीव भट्ट हम आपकी बहनें, संजीव भट्ट हम आपके भाई, संजीव भट्ट हम आपके बाप जो आपके साथ हैं, हम आपके पे जुल्म होने नहीं देंगे, हम इस तरह नहीं करने देंगे कि चूहेदान लेकर आ जाओ, कहीं ना कहीं तो तुम फंसोगे। तो संजीव भट्ट एक ईमानदार ऑफिसर हैं जिनको इस भारतीय सरकार ने बहुत बुरी तरह फंसाया है, तो उनके लिए आवाज़ उठाना अब आपकी जिम्मेदारी है। अब आप भी जिस तरह डॉक्टर कफील के लिए आपने करा, इसी तरह आप संजीव भट्ट के लिए भी जस्टिस वो संजीव भट्ट करके लिखिए और पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया में कोहराम मचाइए, पूरा सोशल मीडिया पे कोहराम मचाइए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान बेगुनाह जेल में जाता है और दूसरा आवाज़ नहीं उठाता तो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के जाके आपने किसी मजलूम की साथ नहीं दिया, आपने किसी मजलूम के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो आवाज़ में बहुत ताकत होती है, मैं पहले दिन से कहती चली आ रही हूँ, एक चींटी भी एक हाथी की मौत की वजह बन जाती है। तो आप सब डॉक्टर कफील के लिए, आप सब संजीव भट्ट के लिए आवाज़ उठाइए और यूनाइटेड हो जाइए, क्योंकि ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है, इसको आज़ाद करने में हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी थी, इन चड्डीधारी गैंगों का कोई योगदान नहीं था। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे पेज को फॉलो करिए और लाइक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।